प्रिंसिपल विश्वदेव शुक्ला जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गाइड में। आज जैसा कि हमने आज आपने देखा रिपोर्ट में कि इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, उसके करिकुलम है, बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे, पेरेंट्स, करिकुलम, स्कूल सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी जाके बच्चे आगे बढ़ते हैं और जैसा कि कहा जाता है देश का भविष्य यही बनाते हैं। इंटरनेशनल स्कूल की हम बातें अक्सर सुनते हैं, इनका नाम अक्सर सुना जाता है, लेकिन समझने में थोड़ी परेशानी होती है। क्या है ये इंटरनेशनल स्कूल, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, इंटरनेशनल शब्द जो है उसके दो रूप स्कूली शिक्षा में सामने आए हैं। एक तो वो है जैसे सीबीएसई ने शुरू किया, सीबीएसई इंटरनेशनल। इसका अर्थ ये है कि जहां पर वे ऐसे कोर्स, ऐसे करिकुलम ला रहा है जो विदेशों से काफी प्रभावित हैं और इस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो बच्चों के सामने आज रख रहा है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे बच्चों को बाहर जाने में बहुत सहूलियत हो। ग्लोबल एज है जहां पर विश्व छोटा होता नजर आ रहा है, तो इसलिए जरूरी भी था। ये एक परिवर्तन है सीबीएसई के द्वारा। दूसरा जो शब्द इंटरनेशनल का दूसरा रूप वो है, जैसे मैं इस स्कूल की बात करूं, पदार इंटरनेशनल स्कूल। उस स्कूल में इंटरनेशनल का अर्थ है एक इंटरनेशनल विजन और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ग्लोबल सिटीजनशिप। इसको लेकर हम काफी इस पे जोर देते हैं, तो इसलिए दोनों ही अर्थ बड़े स्पष्ट हैं। सीबीएसई आई, सीबीएसई इंटरनेशनल, और दूसरा पदार इंटरनेशनल कह दिले तो इसका इंटरनेशनल का अर्थ थोड़ा दूसरा है। जी, इंटरनेशनल स्कूल की हम बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें वो करिकुलम होते हैं जो कि हम अगर बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहें या जॉब करना चाहें, टॉफल एग्जाम जैसे और भी एग्जाम्स हमने रिपोर्ट में बातें देखी, उनको फाइट करने में, उनको फेस करने में थोड़ी सहूलियतें होती हैं, तो उनकी भी तैयारी की जाती है। तो ये किस तरह से जो मेन सीबीएसई जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जो उनके करिकुलम है, और ये जो इंटरनेशनल के जो अदर सब्जेक्ट्स आते हैं, करिकुलम आते हैं, इनमें क्या अंतर, बेसिक डिफरेंस देखते हैं? सीबीएसई जो स्टैंडर्ड कोर्स जो अभी तक चल रहा है उसमें 5 विषयों को लेना पड़ता है, जिसमें आधारभूत विषय रहते हैं 2 लैंग्वेज लें और उसके अलावा 3 सब्जेक्ट साइंस के या 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के या 3 सब्जेक्ट आर्ट्स के लें। और इस प्रकार आपकी लाइन स्पष्ट हो जाती है कि आप इंजीनियरिंग की ओर या मेडिकल की ओर या किस लाइन की ओर जाना चाह रहे हैं, कॉमर्स की ओर, चार्टर्ड अकाउंट्स। लेकिन ये सीबीएसई आई जो है ये एक ऐसा करिकुलम है जिसमें बहुत सारे नए नए कोर्स लिए गए हैं, और इसमें अच्छी बात यह है कि पूरी आपको छूट है कि आप क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं। यानी आप दर्शन शास्त्र भी लें, उसके साथ गणित लें, गणित के साथ आप एंथ्रोपोलॉजी भी ले सकते हैं और उसके साथ एक तेलुगु लैंग्वेज भी ले सकते हैं, और इस प्रकार आपका रुझान तय करता है कि आप वास्तव में जीवन में आगे क्या विषय लेके बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सीबीएसई का मानना है, या सच भी है इसमें, कि अब केवल वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो किसी भी विषय में जो पारंगत हो। जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर हो तभी आगे बढ़ सकता है या डॉक्टर हो तभी आगे बढ़ सकता है। अब अपने विषय पर जो मेरा जिसमें रुझान है, झुकाव हो, इसमें यदि मैं पारंगत हूं तो मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता हूं। ये बहुत से ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिसमें ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो इसलिए सीबीएसई करिकुलम हमको विदेश से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और साथ ही हमको स्वतंत्रता देता है कि हम अपने पसंद का विषय लेकर आगे बढ़ सकें। जी सर, जैसा आपने कहा कि एक रुझान होता है बच्चे का, उसके अनुसार वो सब्जेक्ट्स लेता है और आगे बढ़ता है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि बच्चों में ये पता चलना कि हाँ, उसको पता है कि आगे वो क्या लेगा। आजकल बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं कि हाँ, उनको पता है कि हम आगे चल के क्या बनने वाले हैं, क्या हम मीडिया फील्ड में जाएंगे या हम इंजीनियरिंग बनेंगे या हम डॉक्टर फील्ड में जाएंगे। तो ये रुझान जो है कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी आ जाती है पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी, कि उनमें सही उनको मार्गदर्शन देना। ये किस तरह से किया जाए? जी हाँ, मार्गदर्शन की जहां तक बात है, इसके लिए अभी एक वातावरण बनने की और जरूरत है, क्योंकि शायद पेरेंट्स के नाते भी अभी हम उतना नहीं जान रहे हैं कि वास्तव में मेरे बच्चे के लिए आगे कौन सा विषय काम आएगा। रुझान के लिए जानने के लिए वास्तव में काउंसलर्स की बहुत आवश्यकता है, और सीबीएसई स्कूलों में काउंसलर की एक आवश्यकता को अंडरलाइन करते हुए ये कंपलसरी किया है कि वहां पर प्रॉपरली ट्रेन्ड काउंसलर रहें, ताकि वो सही तरीके से डायग्नोस कर सकें कि बच्चे का वास्तव में रुझान किस ओर है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि उनके रुझान को सही जाने, उनके रुझान को जानने के बाद सही तरीके से आगे बढ़ाएं। तो सीबीएसई इस मामले में प्रयासरत तो है काफी, और ये चल रहा है प्रयोग। सर, हम लगातार बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल्स की, सीबीएसई की, अलग अलग चेंजेस जो सब्जेक्ट्स में होने वाले हैं या किए जा रहे हैं बोर्ड के द्वारा। क्या लगता है कि क्या कोई ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं गया है शिक्षा की तरफ से या बच्चों के लिए, इस वजह से ये चेंजेस किए जा रहे हैं, या क्या ऐसे ठोस कदम उठाने की जरूरत महसूस होती है? देखिए, एक करिकुलम
सही करिकुलम वो है जो समय के साथ अपने को ढालता है, समय के साथ बदलता है और साथ ही बच्चों को दिशा भी देता है। इस वैश्विक शिक्षा पद्धति में जरूरी हो गया है कि हम अपने को ढालें और सीबीएसई ने समय समय पर यह प्रयोग किया है और सफल रहा। उदाहरण के लिए अभी 3-4 प्रयोग बड़े नए हुए। एक तो अंक पद्धति को हटाकर ग्रेड सिस्टम लाना। इससे निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्रभाव यह आया है कि बच्चों में जो निराशा थी, हताशा थी, परीक्षा के परिणामों को लेकर जो बहुत भयाक्रांत रहते थे, वो उसमें काफी गिरावट आई है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छा हुआ है और बच्चों के परिणाम वैसे ही थे जो पहले आते थे, लेकिन केवल मात्र अंकों को ग्रेड में बदलने से एक काफी अच्छा सुधार बच्चों के उसमें आया। दूसरा उसमें भी क्या है, जैसे परसों एक सुधार बताया कि सैंपल पेपर, अब बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि अब किसी तरह के सैंपल पेपर नहीं आएंगे, क्योंकि बोर्ड ने यह देखा कि सैंपल पेपर जो हैं वो शायद बच्चों को एक निश्चित एक दायरे में रख देते हैं, इससे बाहर हट के बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, इनके करिकुलम में और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये भी आपसे जानेंगे सर, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। बहुत ही अहम चर्चा है, लगातार जारी है। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। हम बसाते हैं नई दुनिया। सोनस हाइट्स, बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशन। विगत 13 वर्षों से दुर्ग शहर में सफलतापूर्वक संचालित भारती कॉलेज पुलगांव चौक दुर्ग बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, जहां पर 278 विद्यार्थियों का कैंपस सिलेक्शन, कोडी एन 120 कोर्सेज ऑफर्ड, BN पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ET&T, कंप्यूटर साइंस। अराजकता का दौर, अत्याचारों का शोर बदलना है, हाँ बदलना है, जरूरी है अमन पथ। जुड़िए, चलिए और पढ़िए अमन पथ पर। संपूर्ण अखबार रायपुर से। ITM यूनिवर्सिटी रायपुर सेंट्रल इंडिया में पहली बार सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के साथ मैकेट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन भी, सीमेंस इंडिया जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टाई अप। एडमिशन ओपन फॉर BTech, BBA एंड MBA प्रोग्राम। ITM यूनिवर्सिटी रायपुर। महाकौशल की मांगों पर अब होगा सिंघनाद। मालवा के मुद्दों को अब मिलेगी नई धार। बघेलखंड के सुलगते सवालों पर अब टूटेगी चुप्पी। बुंदेलखंड की बेबाकी को अब मिलेगी नई बुलंदी। मध्य प्रदेश की नई आवाज। IBC 24, सवाल आपका है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गाइड में हमारे साथ बने हुए हैं पौधार स्कूल के प्रिंसिपल विश्वदेव शुक्ल जी। सर, जैसे कि हम अलग अलग करिकुलम, इंटरनेशनल स्कूल, CBSE, इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बातचीत की। जाहिर सी बात है, सबका एक ही मकसद है कि बच्चों को डाइवर्जन थिंकिंग के लिए प्रमोट करना, उन्हें आगे बढ़ाना, पर्सनैलिटी डेवलप करना उनकी। जाहिर सी बात है कि हम जो शुरुआत होती है बच्चों की, नींव जब रखते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल की बात करें, नर्सरी स्कूल की बात करें, तभी से हमको सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं इन पे जो वो सारे अपनाने शुरू करने चाहिए, तब जाके जो भविष्य जो है वो बेहतर बन पाता है। जी बिल्कुल। देखिए, करिकुलम जो होता है किसी भी बोर्ड का, उस करिकुलम को की अपेक्षा को पूरा करने के लिए जरूरी है कि बच्चा जितनी जल्दी उस करिकुलम के उसमें आ जाए, उतना पटरी में आ जाए, उतना अच्छा है। नर्सरी, KG1, KG2 ये जो कक्षाएं हैं, ये बच्चों को कक्षा 1 के लिए जो बेसिक स्किल्स चाहिए, इसको सिखाने के लिए वो कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं कि उसको लेखनी आए, उसको समझ आए, उसको बोलने की क्षमता डेवलप हो, उसमें रीडिंग की क्षमता डेवलप हो। तो इस प्रकार ये सिलेबस जो है ये उसी इच्छा को पूरा करने के लिए बने हुए हैं और वैसे ही कक्षाएं आगे चलती हैं। जी 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 सर, जैसे कि आप खुद प्रिंसिपल हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का आपका पाला दिन भर पड़ता होगा। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चों को समझाना बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर वो समझ जाए तो वो लाइफ लॉन्ग चीज आगे बढ़ती जाती है। जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे, जंबो क्लासेस आपके द्वारा चलाई जाती हैं, ये किस तरह से मोटिवेट करते हैं बच्चों को? जंबो क्लासेस पदार इंटरनेशनल स्कूल्स का एक ऐसा वो है ग्रुप
जिसमें प्राइमरी प्री प्राइमरी के बच्चों को बिल्कुल अलग तरीके से सीनियर स्कूल से बिल्कुल अलग रख के उनमें पढ़ाई की जाती है। उसमें बेसिक थ्रस्ट है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर है। उसमें बेसिक थ्रस्ट जो है वो उसमें बच्चों में बोलने की क्षमता बढ़ाने के लिए है। जंबो स्कूल जो है उसको अलग इसलिए रखा गया है ताकि वो बड़े बच्चों की छत्र छाया में रहते हुए लगातार जो दबे रहते हैं वैसा ना हो। इसलिए जंबो स्कूल मुख्य स्कूल में मुख्य धारा में रहते हुए भी बिल्कुल अलग हैं। उनकी टीचिंग सिस्टम अलग है, उनकी फैकल्टी अलग है, उनके टीचर्स अलग हैं और उनके जो प्रवेश आदि के नियम भी वो अलग रखे गए हैं ताकि उनको महसूस हो कि वो भी एक स्वतंत्र एंटिटी है। अन्यथा यदि प्राचार्य मैंने देखा है प्रिंसिपल के नाते कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि शायद पूरा समय हम सीनियर स्कूल में दे रहे हैं, प्राइमरी और प्री प्राइमरी उस हद तक हमसे अछूता रह जाता है। इसीलिए हेड मिस्ट्रेस भी हैं और अब इसका इलाज इसी रूप में किया जा रहा है कि नहीं उनके लिए पूरी स्वतंत्र सुविधा, उनका एग्जिट पॉइंट, उनका एंट्री पॉइंट, उनके लिए सारी चीजें बिल्कुल अलग हों, जिसका निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव बच्चों में पड़ रहा है। जी, जाहिर सी बात है। लेकिन सर, जब पेरेंट्स बच्चों को पहली बार स्कूल में एडमिशन कराने निकलते हैं, सबसे बड़ी समस्या वही आती है। बड़े बड़े स्कूल होते हैं, ब्रांड नेम होते हैं, समझ में नहीं आता है किस स्कूल में जाए, या फिर जिनका नाम नहीं सुना हो सकता है कि वो स्कूल अच्छा ना हो। प्रोजेक्ट वर्क का काफी बर्डन होता है कि सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों के अलावा काम आ जाते हैं, पेरेंट्स के उनके लिए काफी बर्डन बढ़ जाता है। तो ये जो चीज है, स्कूल का सही चुनाव या सही पढ़ाई होना या सही प्रोजेक्ट वर्क होना जो बच्चों के लिए वाकई में लाभकारी हो, ये पेरेंट्स को कैसे समझें इन सब चीजों को? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से पहली बात तो ये अनुरोध करना चाहूंगा कि पालक स्कूलों का चयन करते समय ये ना देखें कि वो ब्रांड कैसा है, कितना बड़ा है, बल्कि ये देखें कि वहां पर ये जो चीज कराई जा रही है वो वास्तव में बच्चे के लिए कितनी लाभदायी होगी। उदाहरण के लिए आपने इसमें एक मुद्दा उठाया प्रोजेक्ट वर्क वगैरह का। वास्तव में एक बहुत चिंता की बात है कि थर्मोकोल का काम और कंप्यूटर से डाउनलोड करने का काम आजकल बहुत पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चों के लिए, और अंक भी पेरेंट्स को शायद दिए जाते हैं, बच्चों को नहीं दिए जाते। लेकिन सीबीएसई ने भी बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे कार्य पद्धति को समाप्त करें। प्रोजेक्ट भी जो हो स्कूल में ही हो, 2 कालखंड एक साथ दिए जाए ताकि स्कूल में 2 कालखंडों में काम कर लिया जाए। मैं वापस पदार स्कूल पे आता हूं जहां पर ये बड़ा स्पष्ट है कि थर्मोकल, कंप्यूटर, नेटवर्क, ये सब के काम घर में ना हो। और ऐसा ही प्रयास सीबीएसई और अन्य स्कूलों में भी चल रहा है। वास्तव में एक चिंता की बात है, लेकिन इसमें कमी आ रही है, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के कारण इन चीजों को अब पीछे करके प्रैक्टिकल अनुभव स्कूल में ही देने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है। और क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पढ़ाई का बोझ और बैग का बोझ बच्चों पे लगातार बढ़ता जाता है, तो कोशिश एक ये होती है या होनी चाहिए स्कूल की तरफ से कि बैगलेस एजुकेशन बच्चों को दी जाए। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हाँ, सीबीएसई ने भी उसी बात पर बनाऊंगा कि काफी जोर दिया अपने बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में कि बैगलेस एजुकेशन हो। और बैगलेस के 2 मीनिंग निकल सकते हैं। एक तो ये है कि या तो बैग बच्चा लाए और उसको स्कूल में ही रखे, और दूसरा मीनिंग ये निकल सकता है कि पूरी तरह से किताबों कॉपियों से हम बिल्कुल तिलांजलि दे दें और किसी अन्य पद्धति से शिक्षा में जाएं। अभी हम दोनों के बीच का एक लेके चल रहे हैं। और लेकिन हाँ, अब जागरूकता आई है बच्चों में, स्कूलों में और अन्य स्कूलों में कि हाँ, कम से कम न्यूनतम बोझ बच्चे को दिया जाए। जहां तक मानसिक बोझ की बात है, करिकुलम उस मामले में बड़ा बैलेंस है। अब बच्चों को मानसिक बोझ उस ढंग का नहीं माना जा सकता जैसा कि पहले माना जाता था, क्योंकि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, बदलते हुए समाज में अब वो भी पहले से काफी ज्यादा जागरूक है और उसकी जो कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी, उसको भी रियलाइज करते हुए कोर्स को, करिकुलम को ज्यादा अच्छा बनाया बात है कि बच्चा स्कूल में जो पढ़ाई कर रहा है घर में भी आके वो भी उतने इंटरेस्ट के साथ पढ़े। कैसे वो पढ़े, क्या उसके होमवर्क का दायरा होना चाहिए, ये भी आपसे जानेंगे सर। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक लेने का, जल्द हाजिर होते हैं। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। ITM यूनिवर्सिटी रायपुर सेंट्रल इंडिया में पहली बार सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के साथ मैकेट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन भी, सीमेंस इंडिया जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टाई अप। एडमिशन ओपन फॉर बीटेक, BBA एंड MBA प्रोग्राम। ITM यूनिवर्सिटी रायपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ लगातार बने हुए फुदार स्कूल के प्रिंसिपल विश्वदेव शुक्ला जी। सर, जैसे कि हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे होमवर्क के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, और इसी को अगर हम बात आगे बढ़ाया जाए तो टीचर्स यहाँ से होमवर्क देते हैं, बच्चे आते हैं, उसी चीज को दोबारा घर में करना होता है, काफी बोर्डम महसूस करते हैं और ये लगता है कि जैसे जैसे कंप्लीट किया जाए, समझने की भी बहुत जल्दबाजी उन्हें होती है कि बस होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क और क्लास वर्क के बीच में कैसे तालमेल बिठाएं बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स? देखिए, इसकी अभी जो पद्धति चल रही है उसमें ये है कि बच्चे को पालक जो है होमवर्क कराने के लिए ट्यूशन के लिए भेज देते हैं। शायद ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पेरेंट भूल जाते हैं कि ऐसा करने से बच्चे पर एक ट्यूटर की निर्भरता बढ़ रही है। उसके बदले काउंसलिंग करें, बच्चे को समझाएं कि स्कूल में दिए हुए कार्य मेरा मानना है कि स्कूल में ही पूरे हो जाते हैं, और मेरा अपना अनुभव कहता है कि अच्छे बच्चे जो हैं, अधिकतर बच्चे अच्छे ही होते हैं और वो सब पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को इस ओर काउंसलिंग करने की जरूरत है कि कोशिश करें कि स्कूल का सामान या स्कूल का काम घर में ना हो, कम से कम कक्षा 6वीं 7वीं तक तो अच्छी तरह संभव है। तो इस प्रकार होमवर्क को स्कूल में ही किया जा सकता है, और पेरेंट ये भी सुनिश्चित करें कि ऐसे स्कूल में बच्चों को डालें जहां बहुत ज्यादा होमवर्क की प्रैक्टिस ना हो दिए जाने की, क्योंकि उसकी भी एक सीमा होती है। 8 घंटे या 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहे, उसके बाद घर में पुनः आके उसी को पढ़े, ये कक्षा 6वीं 7वीं तक संभव नहीं है। जी जी सर, इसके अलावा और भी जैसे पेरेंट्स का अक्सर कहना होता है कि दोनों ही पेरेंट्स हैं, मदर फादर है, वर्किंग है, उन्हें टाइम नहीं मिलता पढ़ाने का, या फिर एजुकेशन या फिर सब्जेक्ट्स जो है इतने हार्ड हो गए हैं कि हम पढ़ा नहीं पाते, उस कंडीशन में मजबूरी हो जाती है ट्यूशन भेजना। तो इस मजबूरी को देखते हुए किस तरह से पेरेंट्स जो है हेल्प कर सकते हैं बच्चों की? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स का ये कहना या तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती या विषय बहुत कठिन है, और इस प्रकार वो अपनी जिम्मेदारी से तिलांजलि दे देते हैं और बच जाते हैं। मेरा उनसे, इन पालकों से केवल यह अनुरोध है कि कम से कम वो ये देखें कि बच्चा किसी अन्य की कॉपी से या पुस्तक से कॉपी न कर रहा हो, स्वयं वो कुछ उत्तर लिख रहा हो, भले गलत लिखे। स्कूल में शिक्षक हैं, वो जांचते हैं और निश्चित रूप से जांचने के बाद उस पर कार्रवाई भी करते हैं, जो भी करना होता है समुचित। लेकिन पेरेंट्स कम से कम ये सुनिश्चित करें कि वह बच्चा स्वयं अपने आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहा हो। दूसरा, साथ ही बच्चे के साथ जब बच्चा बैठा है या होमवर्क कर रहा है, ऐसे कार्य न करें जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट है। उदाहरण के लिए टीवी देखना या कंप्यूटर पे काम करना या उस समय गेस्ट का आना, इस चीज को अवॉइड करें, तो निश्चित रूप से इसमें बच्चे में मोटिवेशनल वो बढ़ेगा और उसको होमवर्क को करने की इच्छा भी जागेगी। जी, और भी बहुत सी चीजें आपसे जानी थी सर, लेकिन वक्त तो चला है। चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स, बच्चे और टीचर्स जो है अपने आप में ये तीनों जो कोऑर्डिनेशन किस तरह से कर सकते हैं? जी हाँ, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल 3 स्तंभ हैं एक शिक्षा पद्धति के, और तीनों स्तंभों एक दूसरे पर काफी रूप से निर्भर हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि पेरेंट्स को थोड़ा आज बदलने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, और शिक्षा पद्धति स्वयं बदल रही है, स्कूल भी नए नए आ रहे हैं, तो पेरेंट्स को बस एक अनुरोध है कि वो अपने को थोड़ा बदलें, अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाएं और इस प्रकार बच्चे की मदद करें। जाहिर सी बात है, अगर सभी एक दूसरे की मदद करेंगे, सोच में बदलाव लाएंगे और बदलते युग के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चा भी जो है वो आगे विकास की ओर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये तो थे हमारे साथ गाइड वे फुदार स्कूल के प्रिंसिपल विश्वदेव शुक्ला जी, जिन्होंने कहा कि लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सब्जेक्ट्स बदलते जा रहे हैं, जरूरत है थोड़ी सी अपनी सोच बदलने की, बच्चों को समझने की, उन पे सही ध्यान देने की और समय देने की, तो बच्चा जो है खुद आगे भविष्य की ओर, बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार। This program was brought to you by Hareli Refined Rice Bran Cooking Oil, Healthy Drop, Tasty Bite.
राजगीर के बाराद्वार में लंबे समय से चली आ रही स्थानीय लोगों की मांग आज पूरी हो गई। आज से यहां जन शताब्दी का स्टॉपेज शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही में फंसे रायपुर के कुछ लोग सकुशल वापस लौट आए हैं। अब इनके लौट आने पर परिजनों के चेहरे खिल गए हैं। बालोद के दल्ली राजहरा में बुधवार को निर्मला स्कूल सेक्टर के एक मकान की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल हो गया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के कोर ग्रुप और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज दोपहर एकात्म परिसर रायपुर में होगी। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह और प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा के साथ ही मुख्यमंत्री रमन सिंह खास तौर पर शामिल होंगे। भोपाल में बुधवार की शाम एक निजी होटल के मैनेजर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रायपुर में बुधवार रात सड्डू की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की पीसीआर वैन को टक्कर मार दी, जिससे पीसीआर वैन में सवार तेली बांधा टीआई और ड्राइवर घायल हो गए। राजिम के सिंगेश्वर में कॉलेज तो खुल गया, लेकिन छात्रों के पढ़ने के लिए भवन का पता ही नहीं है। वहीं राजस्व विभाग शासन की मांग पर पर्याप्त जमीन देने का दावा कर रहा है। मुरैना में पहली ही बारिश ने प्रशासन और नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। नालियों की सफाई नहीं होने के कारण सड़कें पानी से लबालब भरी रही। गरियाबंद जिले के घुटकुन वापारा के कई किसान